नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पशुपति कुमार पारस के लिए एक गाना तो बनता है, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। अब किसने दिल तोड़ा उनका, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं कि जिसका नाम लिया जाए। किसका नाम लीजिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, या उनके 4 जो सांसद हैं उनका नाम लीजिएगा। आज जब पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने बुलाई, तो उनके साथ उनके अपने भतीजे प्रिंस भी मौजूद नहीं थे। चंदन सिंह के बारे में कहा जा रहा था, जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं, कि वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन वो भी मौजूद नहीं रहे। एनडीए ने तो नकार ही दिया। चचा भतीजा में जंग चल ही रही थी और उस जंग में जो है चचा पूरी तरह से हार गए। भतीजा जीत गया 5 सीट लेके, जिसके वो इकलौते सांसद थे चिराग पासवान, उनको 5 सीटें मिली। और जिनके पास 5 सांसद थे, पशुपति कुमार पारस के पास उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो समझिए कि राजनीति में स्थिति परिस्थिति के अनुसार किस तरह से रिश्ते बदलते हैं। 2021 में पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी को तोड़ दिया और 5 सांसद अपने साथ लेकर चले आए। उस समय चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन दोनों में होड़ लगी हुई थी कि एनडीए का लॉयल कौन है। तो लॉयल्टी एक अलग जगह है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये भी देखने की बात होती है। नेताओं की ताकत क्या होती है? वोट बैंक। तो वोट बैंक में चिराग पासवान कहीं आगे दिखे। अब देखिए ना, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहे, उनकी सरकार पर हमला करते रहे एनडीए में रहने के बावजूद, और उसी का नतीजा माना गया कि उनकी पार्टी टूट गई। उनके चचा पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों को लेकर निकल गए। उससे पहले 2020 में चिराग पासवान ने विधानसभा के चुनाव में जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो जमकर घमासान हुआ। लेकिन राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, न अस्थायी दुश्मन होता है। आज जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी कि चिराग पासवान, सब एक ही नाव पर सवार हैं। और पशुपति कुमार पारस फेंका गए, बाहर हो गए। पर सवाल उठता है कि पशुपति कुमार पारस अब करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसके पीछे की वजह भी बता देते हैं कि जैसा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव, भले ही एनडीए से अलग हटकर चिराग पासवान ने लड़ा हो, लेकिन वो उनके लिए एक वरदान साबित हो गया इस चुनाव में। क्योंकि उसी चुनाव से ये पता चला कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। जो 4-5% वोट बैंक परंपरागत रामविलास पासवान के पास हुआ करता था, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास, उनके पिता के पास, वो भी वोट ट्रांसफर हुआ है चिराग पासवान को। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास वोट बैंक है या नहीं है। सबका यही कहना था कि जो भी एलजेपी का जो इंटैक्ट वोट बैंक है, वो चिराग पासवान को ही ट्रांसफ़र हुआ है, और चिराग पासवान ही सही में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। तो उनके पास वोट बैंक है, वोट का पावर है, जनता उनके साथ है। तो जिसके पास जनता रहेगी, वोट बैंक रहेगा, उसी को तवज्जो मिलेगी। और बीजेपी ने ठीक वही किया, क्योंकि बीजेपी को 400 आंकड़ा पार करना है। उनको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप कितने वोट बैंक आप कितना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हालांकि लॉयल्टी में चिराग पासवान भी तमाम मतलब हम कह सकते हैं कि झंझावत जो आए उनके जीवन में उनके पिता के मरने के बाद, लेकिन फिर भी एनडीए के खिलाफ वो नहीं गए।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं गए, भले वो नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे, तो उसके एवज में उनको इकलौते सांसद थे अपने पार्टी के, उनको 5 उम्मीदवार मतलब 5 सीटें मिल गई, और जो 5 वाले थे पशुपति कुमार पारस, उनको एक भी सीट नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे। अभी फिलहाल तो वो एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एनडीए में तो शामिल हैं भी, लेकिन उनको कोई जगह ही नहीं मिली है। मंत्री पद थी, उसमें भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था उनके पास। तो क्या करेंगे? बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ वो जा सकते हैं, और पटना में उनकी मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हो सकती है, होगी। और उसके बाद तय हुआ कि अगर महागठबंधन से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हाजीपुर की सीट से वो अपने भतीजे को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर सीट जो है वो रामविलास पासवान लगातार वहाँ से जीते रहे। 2004 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक साथ थे, तो वो सीट जो है वो महागठबंधन उस समय के यूपीए को चली गई थी, लेकिन 2009 से लगातार एनडीए जीतता रहा है उस सीट को। तो ऐसे में आरजेडी के पास या महागठबंधन के पास कोई सुटेबल उम्मीदवार भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में पशुपति कुमार पारस ने अच्छे मार्जिन से वहाँ चुनाव जीता था, आरजेडी को ही हराकर। तो हो सकता है कि हाजीपुर की सीट उनको मिल जाए। बाकी सांसद तो अपने अपने जगह पर चले गए हैं, यहाँ तक कि भतीजा भी साथ में नहीं है, प्रिंस चंदन सिंह लगे हुए हैं, उनके भाई सूरजभान सिंह की किसी प्रकार नवादा से ही बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ जाए। बाकी जो सांसद हैं बीना देवी, कैसर, वो लोग जा चुके हैं पहले ही चिराग पासवान के पास। तो कहने का मतलब ये है कि अब इकलौते ये बचे हैं और इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में उनको सहारा मिल सकता है, और इसी उम्मीद के साथ ये मुलाकात भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन के लिए कोई बड़ा चेहरा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जो चिराग पासवान को फेस कर सके। तो ऐसे में चाचा भतीजे की लड़ाई अगर सामने हो जाए हाजीपुर में, तो ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई होगी। पूरे इस चुनाव में इसकी चर्चा जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।